May I come in, sir? Yeah, please. Good morning, sir. Morning, sir. बैठिए विश्वनाथ। Thank you, sir. विश्वनाथ, Yes, sir. आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। Sir, I have had education from राजकीय प्राथमिक पाठशाला, जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, कैंपस लॉ सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और सर अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ सर। इसके अलावा सर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव रहा हूँ। मैं स्कूल कैप्टन था 12th क्लास में। ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में मैंने अन्नपूर्णा इनिशिएटिव शुरू किया था एज मेस सेक्रेटरी। उसके अलावा सर मैं थर्ड ईयर में 4 सोसाइटीज़ का जनरल सेक्रेटरी था। स्टूडेंट्स यूनियन सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग, स्पीक मैके, दैट इज़ सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ, और हिंदी साहित्य सभा सर। उसके अलावा सर मैं डिबेटिंग और पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा बहुत एक्टिव रहा हूँ सर। दैट इज ऑल सर। तो आप HCS में आना चाहते हैं? यस सर। ये क्यों आप इधर? सर HCS एक बहुत प्रेस्टिजियस डाइवर्सिफाइड जॉब है और डिग्निफाइड जॉब है। मैं अपनी तरफ से कलेक्टिव एफर्ट्स में अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। इसके अलावा सर HCS मेरी मेंटल और सोशल ग्रोथ के लिए भी सपोर्टिव रहेगी सर। आप क्यों बता रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लिखा है आपने डिबेटिंग, तो किसी डिबेट में भाग लिया था आपने? यस सर। मैंने कोई एक एग्जांपल? सर मैं IIM रोहतक में 2016 में बेस्ट स्पीकर रहा हूँ सर। उसमें सर मैंने ट्रांसजेंडर पर्सन राइट्स पे और डिमोनेटाइजेशन पे, ये 2 इश्यूज थे सर, इन पे मैंने डिबेटिंग की थी सर। आपको पता है इंडिया में एक मॉनेटरी म्यूजियम बना है, कहाँ पर है? मॉनेटरी म्यूजियम सर? हाँ, मतलब इसी आई एम अनएबल टू रिकॉल सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो डिमोनेटाइजेशन के ऊपर आपने काम किया है कुछ, या डिबेट की थी? सर डिबेट की थी सर। ओके, चलिए सर। आपका हिस्ट्री में बैकग्राउंड है? यस सर। मास्टर्स हिस्ट्री में है आपके, पीएचडी भी हिस्ट्री में कर रहे हैं? अभी पीएचडी कर रहा हूँ सर। ठीक है। तो हरियाणा में इंडस वाली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स आपको पता है? सर इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन की हरियाणा में सर 4 प्रोमिनेंट साइट्स हैं। राखीगढ़ी, कुणाल। राखीगढ़ी इज़ द लार्जेस्ट साइट सर, और कुणाल ओल्डेस्ट साइट इन इंडिया। उसके अलावा सर बनावली और मिताथल इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। उसके अलावा सर छोटी साइट्स हैं जिनमें अभी एक्सकवेशन चल रहा है, जैसे कि बालू है हरियाणा में। मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी एक बरटा और ढाकल जगह पे ये काम चल रहे हैं सर। कौन सी राखीगढ़ी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? राखीगढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट में है सर। हिसार डिस्ट्रिक्ट। यस सर। अच्छा, हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, आप Yes, तो sir. जानते होंगे कि हिस्ट्री में पीरियडाइजेशन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब Yes, sir. करंटली इंडियन हिस्ट्री को हम एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न के पीरियडाइजेशन में पढ़ते हैं, या हम कह देते हैं एंशिएंट मिडीवल कॉलोनियल पीरियडाइजेशन में हम कहते हैं। बहुत सारे डिफरेंट। यस सर। एक कोई हिस्टोरियन हुए थे कुछ साल पहले, कई 100 साल पहले, उन्होंने कहा था कि अगर इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज हम करें तो हम उसे पीरियडाइज करेंगे हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ऐसे पीरियडाइज करने को उन्होंने Yes, कहा। sir. उन हिस्टोरियन का नाम आप जानते हैं? यस सर, जेम्स मिल कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन रहे हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी सर। तो इससे आप एग्री करते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं करते? सर बिकॉज ये सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है, और उसमें भी सर इसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, बट दिस सूटेड कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, तो उस टाइम पे ये बहुत वैलिड उनका लगता था सर। बट अभी के टाइम पे सर जो मल्टी डिसिप्लिनरी हिस्टोरियोग्राफी है वो हिस्ट्री को 5 पीरियड्स में डिवाइड करती है सर। एंशियंट, देन अर्ली मिडीवल, और फिर मिडीवल एंड अर्ली मॉडर्न एंड मॉडर्न सर। तो अगर मैं इसी आपकी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात करूं, या जो रीसेंट मल्टी डिसिप्लिनरी हिस्टोरियोग्राफी की बात करूं, तो एंशिएंट पीरियड कब खत्म हो जाता है? सर अगेन देयर इज नो स्टैंडर्ड की डेट, पर अराउंड दैट टाइम। सर जो अर्ली मिडीवल टाइम्स हम मानते हैं सर, रफली जब हर्ष का पुष्यभूति डायनेस्टी का एंड होता है सर, जिसमें पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटाज का कन्नौज के लिए 100 ईयर स्ट्रगल चलता है सर। उस टाइम को हम अर्ली मॉडर्न में मानते हैं, और उसमें सर चौहान्स और तोमर डायनेस्टी ये हरियाणा के सराउंडिंग रीजन्स में रूल कर रही थी सर। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका पीरियडाइजेशन है, पर पीरियडाइजेशन से प्रॉब्लम क्या होती है? बड़ा डिफिकल्ट होता है कहते हैं पीरियडाइजेशन करना। तो पीरियडाइजेशन को लेके क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है एक हिस्टोरियन? सर
पीरियडाइजेशन को लेकर एक डाइकोटमी है सर। पीरियडाइजेशन इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हिस्ट्री को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें उसको थोड़ा सा क्लासिफाई करना पड़ता है। बट अगर क्लासिफिकेशन इस बेस्ड पे है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को शूट कर रही है और उससे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रॉप अप हो रही हैं, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है सर। फॉर एग्जांपल वी डिस्कस्ड जेम्स मिल की क्लासिफिकेशन सर। वो उसमें सर उसने बहुत सिंपली हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड कर दिया सर। अब सर जो एंशिएंट टाइम था उसमें यस देयर वर इम्पोर्टेंट किंग्स बिलोंगिंग टू हिंदू रिलीजन, लेकिन उसमें सर जैन, बौद्ध ये सब भी रहे हैं। और सर वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमें कोई ऐसे बिगोट्स के एग्जाम्पल कम मिलते हैं सर। तो मिडीवल टाइम्स में भी जैसे सर वो बोलते हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन वो उस टाइम में वो भूल जाते हैं कि रीजनल एरियाज में कंटिन्यूस रेबेलियंस हो रही हैं। और सर मॉडर्न टाइम्स को उन्होंने रिलीजन पे बेस नहीं किया है, उन्होंने सीधा सीधा ब्रिटिश पे कर दिया है। तो वो एक तरीके से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और दूसरों पे जो ये सर यही थ्योरी उन्होंने डार्क एज कंसेप्ट को फॉरवर्ड एडवांस करने के लिए भी यूज की हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। अच्छा, उन्होंने बोला कि जब जब ये एजेस खत्म हुए हैं या शुरू हुए हैं, जो ट्रांजिशन टाइम है वो डार्क एज रहा है, या जब जब भी एक्सटर्नल अटैक्स हुए हैं तो उनको डार्क एज उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर्स का बेसिकली ये मानना रहा है सर। आप सबऑल्टर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं? सबऑल्टर्न हिस्ट्री क्या होती है या सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या? सर लेट 1970s और अराउंड 1970s के आसपास सर रणजीत गुहा ने सबऑल्टर्न स्टडीज पे एक काम किया था। उनके साथ साथ कुछ और हिस्टोरियन भी काम कर रहे थे सर। सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी उन क्लासेस पे फोकस करती है, उन इश्यूज पे फोकस करती है जिनको कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने भी स्किप कर दिया था, उसके बाद नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने भी स्किप कर दिया था और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने भी स्किप कर दिया था सर। क्योंकि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे वो सिर्फ क्लास में लेकर चल रहे थे, बट सबऑल्टर्न का ये एक्यूजेशन रहा है कि मार्क्सिस्ट्स ने ऑल्दो क्लास को कैच किया है, बट वो उसमें भी बहुत सारी चीज स्किप कर रहे हैं सर। कहा जाता है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सच नहीं बताता, आधा सच बताता है, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा बायस तो रहेगी, डिपेंड करता है कौन लिखता है। इस व्यू से आप एग्री करते हैं? हिस्ट्री जो लिखते हैं हर बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं। जैसे एक अफ्रीकन प्रोवर्ब रहा है, इफ लायंस हैड देयर ओन हिस्टोरियंस देन द हंटिंग टेल्स वुड हैव बीन रिसाइटेड डिफरेंटली। सर हिस्ट्री मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हिस्ट्री के बारे में कहते हैं कि हिस्ट्री हमेशा बायस्ड ही रहती है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? सर कोई भी इंसान जब कुछ लिखता है, जब कुछ बताता है या किसी और माध्यम से डिपिक्ट कर रहा होता है, तो उसमें उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है सर, उसकी सोसाइटी का, उसकी फैमिली का, उस टाइम की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का, उनका थोड़ा बहुत फर्क रहता है। बट जो एक ट्रू हिस्टोरियन होता है सर, वो इन सब को अवॉइड करके एक रैशनल जजमेंट लेने की कोशिश करता है सर। और इंडिया की हिस्ट्री में पर्टिकुलरली 12th सेंचुरी में कल्हण ने जो राज तरंगिणी लिखी थी, उसमें भी वो बहुत सिंपली डिफाइन कर रहे हैं कि हिस्ट्री और हिस्टोरियन कैसे रैशनल तरीके से काम करना चाहिए। और मॉडर्न टाइम्स में भी ऐसे काम करते रहे हैं सर। पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं, कुछ चीज़ें स्किप होती हैं, कुछ चीज़ें हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। बट मुझे लगता है सर मोर देन बायस वो एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है, और जो गैप्स हैं सर दैट इज फॉर नेक्स्ट जनरेशन टू फिल। पॉसिबल है, पर मतलब कंप्लीटली कोई अनबायस्ड गैप फ्री कोई हो नहीं सकता। अपनी तरफ से जितना ट्राई कर ले सर, कंप्लीटली बड़ा मुश्किल है। कल्हान की राज तरंगिणी भी क्रिटिकल अकाउंट है। यस सर, यस सर। तो क्या पता ऐसा हो कि कल्हान वैसे ही राजाओं को, कश्मीर के राजाओं को बुरी नजर से ही देखता हो, उसका एक बायस हो और वही बायस दिख रहा है। यस सर, बायस तो रहेगा ही सर। बायस कुछ रहता है, बट पर्सनल बायस और ग्रुप बायसेस में फिर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई हिस्टोरियन एक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और उसकी वजह से उसमें बायस आ रहा है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन अगर पर्सनल ग्रुप बायस जो उसके हैं बिकॉज ऑफ हिज और हर अपब्रिंगिंग, वो सर उसमें हम थोड़ा उसको एक्सेप्टेबल मान के चलते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सर।
हरियाणा, आप हरियाणा से हैं, हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? सर हरियाणा एज ए स्टेट जो अभी है सर, वो 1966 में 1 नवंबर को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अलग से इसकी स्टेट। डिमांड किसने की थी हरियाणा स्टेट बनाने की अलग? सर हरियाणा स्टेट की डिमांड अगर हम देखें तो शुरू में सर मुस्लिम लीग ने सबसे पहले डिमांड की थी। फिर 1928 में सर हरियाणा रीजन के जो लीडर्स थे वो कांग्रेस में महात्मा गांधी और जो बड़े सुप्रीम कांग्रेस के लीडर्स थे उनसे ये डिमांड कर रहे हैं। फिर सर जब 1940s का जब एंड हो रहा है, जब पार्टीशन एक मोस्ट प्रोबेबल रियलिटी बन जाती है, उस टाइम सर पंजाब रीजन में पंजाबी सूबा मूवमेंट चलती है सर, और उसके कहीं ना कहीं काउंटर में ये एक मूवमेंट चलती है कि हरियाणा को भी एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। हरियाणा की मेन नदियां कौन कौन सी हैं? हरियाणा की मेन नदियां सर घग्गर सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। उसके अलावा सर हरियाणा में मारकंडा, साहिबी, दोहन, ये सब नदियां हैं सर। कोई और प्रोमिनेंट नदी जो आप भूल रहे हो? सर जो घग्गर नदी है वो उसकी ट्रिब्यूटरीज सरस्वती और इन सब को मानते हैं सर। नॉर्दर्न हरियाणा की कोई और प्रोमिनेंट रिवर? सर अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। यमुना शायद आप बोल रहे हैं। आई एम सो सॉरी सर। चलिए कोई। अभी आप मुझे बताइए कि हरियाणा जो है वो कितने उसमें डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 22 जिले हैं सर हरियाणा। डिविजन्स? 6 डिविजन्स हैं। सब डिविजन्स? सब डिवीजन सर टोटल 74 हैं सर। अच्छा। अभी एक नया कमिश्नरेट बना है हरियाणा में, आपको पता है पहले कितने कमिश्नरेट थे और अब कितने हो गए? सर पहले हरियाणा में 3 कमिश्नरेट थे और अभी 4 हैं सर। पहले पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद थे, अभी सोनीपत को चौथा कमिश्नरेट बनाया है। क्या इसमें क्या है, क्या कमिश्नरेट, व्हाई कमिश्नरेट, व्हाट काइंड ऑफ पावर, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट एंड कमिश्नरेट? सर कमिश्नरेट में जो मैजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं वो पुलिस कमिश्नर के पास होती हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में हरियाणा में डेप्यूटी कमिश्नर्स जो होते हैं उनके पास मैजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं। तो एक तरीके से पूरा लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो कमिश्नरेट में सिर्फ पुलिस के पास आ जाता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट्स अदर देन पुलिस कमिश्नरेट्स उनमें जो लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है सर वो डिप्यूटी कमिश्नर और एसपी डिस्ट्रिक्ट वो दोनों मिलकर संभालते हैं सर। ये ऐसा क्यों करना पड़ता है? कमिश्नरेट का फायदा क्या है? सर एक तो जो अगर पॉपुलेशन किसी एरिया की ज़्यादा हो जाती है और वहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल अभी सोनीपत में सर खरखोदा जगह पे मारुति का नया प्लांट आ रहा है, और कई बार सर जो ये सोनीपत में जो इस रीजन में सर अभी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स भी थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं सर। उन सबको काउंटर करने के लिए स्पेशल नीड्स को देखते हुए कमिश्नरेट बनाना पड़ता है। हरियाणा में कोई पर्वत श्रृंखला है? सर यस सर हरियाणा में हरियाणा के नॉर्थ पार्ट में सर हिमालय का एक्सटेंशन है, और हरियाणा के साउथ पार्ट में स्पेशली साउथ ईस्ट में अरावली का एक्सटेंशन है सर। कोई दक्षिण हरियाणा से सीएम बने हैं हरियाणा में कभी? यस सर दक्षिण हरियाणा से सर हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे राव बीरेंद्र सिंह सर। उनके बाद सर नॉट एग्जैक्टली साउथ हरियाणा बट साउथ हरियाणा से लगते ही भिवानी रीजन से हरियाणा के 2 प्रोमिनेंट सीएम रहे हैं सर, श्री बनारसी दास गुप्ता और श्री बंसीलाल। हरियाणा को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक ऐसे करते हैं पार्टीशन, तो हम साउथ हरियाणा और नॉर्थ हरियाणा जैसे अभी आपने बात की, यस सर, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम। यस तो सर। इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है? सर मेजर डिफरेंसेस मेरे हिसाब से सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस है बोली का सर। बोली थोड़ी अलग है। उसके अलावा सर वैसे तो ये अब डाइकोटोमी हो गई है डेवलपमेंट की भी। एक टाइम में माना जाता था कि नॉर्थ हरियाणा कंपैरेटिवली फर्टाइल है और डेवलप्ड है, साउथ हरियाणा कंपैरेटिवली इनफर्टाइल है और लीस्ट डेवलप्ड है। बट गुड़गांव और फरीदाबाद के एक रिसर्जेंस के बाद वो डेवलपमेंट वाली डाइकोटोमी खत्म हो गई है। बट फर्टाइल लैंड का भी है, बट वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होगा सर, क्योंकि हरियाणा के वेस्टर्न पार्ट में भी कंपैरेटिवली इनफर्टाइल लैंड है सर। पॉपुलेशन वाइज हरियाणा की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सर फरीदाबाद। और एरिया वाइज? सिरसा है सर। हरियाणा की मेन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं हरियाणा में? सर कौन से शहर उसको डोमिनेट करते हैं? सर हरियाणा की सबसे प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में सर
मारुति के 2 प्लांट वर्किंग है और एक नॉन वर्किंग है, वो गुड़गांव के और ये भी सर। और इसके अलावा सर हरियाणा में फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सर, और अभी एग्रो इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही हैं सर। और रेवाड़ी में सर ब्रास की इंडस्ट्रीज हैं, हिसार में सर स्टील इंडस्ट्री का है सर, जिंदल प्लांट है सर। और सर रोहतक में लखानी का प्लांट है सर। तो इसी तरीके, और सर अंबाला में सर साइंटिफिक सिटी बोलते हैं अंबाला को, बिकॉज साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की यहाँ बहुत प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है सर। यमुनानगर किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? सर यमुनानगर पल्प इंडस्ट्री और टिम्बर इंडस्ट्री के लिए फेमस है सर। उसके अलावा सर यमुनानगर में एक बड़ी शुगर मिल है सर, और एक इम्पोर्टेंट सर पावर प्लांट है सर। अगर आपको मान लीजिए आपकी सिलेक्शन होती है, आपको डीएसपी का चार्ज मिलता है, यस सर। और आपके एरिया में एक रेप हो जाता है, यस सर। आप उसको कैसे टैकल करेंगे इस पोजीशन को? Sir, although I have been disqualified because of my height, but still, as you have asked me this question, sir, रेप जब होगा तो सबसे पहले सर, क्योंकि एक ग्रीवियस ऑफेंस है सर, मैं सबसे पहले जो अक्यूज्ड होंगे उनको सर मैं हिरासत में लूँगा, डायरेक्टली उनको जेल में नहीं भेजूंगा सर। उसके प्रिवेंटिव और उन सब की वजह से मैं उनको हिरासत में लूँगा। उसके बाद फेयर एंड प्रॉपर इंक्वायरी होगी सर, और मैं सर विद इन 24 आवर्स ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उनका केस फॉरवर्ड करूँगा सर। और उसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुझे आदेश देंगे उसका मैं पालन करूँगा सर। आपने जो लॉ की एजुकेशन है आपका, Yes, sir. मान लीजिए आप बन गए, एचसीएस बन गए और Yes. आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिल गया, तो उसमें इस नॉलेज का कैसे यूटिलाइज करेंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो? सर सिविल सर्विसेज में लीगल एंगल बहुत प्रोमिनेंट रहता है सर। जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स आते हैं और जो ड्राफ्टिंग का एस्पेक्ट होता है, उस दोनों में ही लीगल एजुकेशन हेल्पफुल रहेगी सर। और सर एसडीएम की मजिस्ट्रियल पावर्स भी है, वो एक्सरसाइज करने में ये मुझे हेल्पफुल रहेंगी सर। अदर देन दैट सर, जो अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर्स जो होंगी उनको भी मैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग उनको डील कर पाऊंगा सर। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं कुछ? यस सर। अच्छा, आपने अभी रिसेंटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, चैट जीपीटी नाम के एक सॉफ्टवेयर आया है। Yes, आप जानते हैं उसके बारे में? नहीं सर, मैं इससे अवेयर नहीं हूँ चैट जीपीटी, जेनरेटिव एआई, कुछ आपने? सर मुझे इसके बारे में पूरा पता नहीं है सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक कॉन्सेप्ट को इंटेलिजेंस के साथ दोनों को मिला दिया गया है। उसमें सर फिर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, काइंड ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करते हुए रोबोट जनरल फंक्शंस कर पाते हैं सर। यही सर। अच्छा, ठीक है। बिग डेटा के बारे में क्या जानते हैं? सर बिग डेटा का मतलब है कि सर जो बहुत लार्ज स्केल पे जो डेटा इकट्ठा हो रहा है उसको प्रॉपर एनालाइज करके उससे कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं सर। क्या फीचर्स होते हैं बिग डेटा के? 3 अगर, एक आपने वॉल्यूम बोल दिया। यस सर। और कौन से फीचर्स होते हैं? सर वॉल्यूम, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, दैट इज ऑल आई कैन से सर। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, कुछ सुना है आपने? सर नहीं सर। बायोटेक्नोलॉजी? यस सर। पता है बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? यस सर। सर टेक्नोलॉजी का लिविंग बींग्स में एक तरीके से अगर हम यूज करते हैं तो उसको बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड मानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कैन बी रिलेटेड टू ह्यूमंस, एनिमल्स या क्रॉप्स, ट्रीज। तो उनमें सर सबसे इम्पोर्टेंट आजकल चल रहा है सर, जैसे अभी कोविड है तो कोविड में बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से उसमें वैक्सीन और उसमें सर उसकी ड्रग्स बनाने में हेल्पफुल है सर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में बायोटेक्नोलॉजी। यस सर। ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में एक नई टेक्निक आई है, क्रिस्पर। यस सर। क्रिस्पर कास9, वो क्या है? सर क्रिस्पर कैस9 में डीएनए को हम डिवाइड करके उसमें कोई नया एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके थ्रू कुछ। क्रिस्पर क्या है उसमें? सर कास9 क्या है उसमें? सर कास9 तो क्रिस्पर से क्रिस्पर एसोसिएटेड 9 है क्या कास9? सर आई डोंट नो सर। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है?
सर नैनो टेक्नोलॉजी है सर, टेक्नोलॉजी को माइन्यूट स्केल पे ले जाके यूजुअली 0.25 mm, मतलब विद इन द रेंज ऑफ mm और cm. 5 mm. यस सर, इट कैन बी बिलो दैट ऑल्सो. नैनो शब्द कहाँ से आया फिर? सर नैनो मीन्स छोटा, स्मॉल. नैनो मीन्स छोटा, और आपने बोला 0.25 mm. नैनो नैनो मींस और भी नैनो कम। सिर्फ इस mm तो मिलीमीटर हो गया, मिलीमीटर हुआ, नैनो तो अपने आप में एक फिगर हो गया. नैनोमीटर भी होता है. Oh, that I do not. चल, कोई बात नहीं. और आप 2 मिनट बाहर वेट कीजिए. Thank you, sir. Thank you very much. क्या लगता है कैसा गया आपका इंटरव्यू? Sir, I think you will be the best judge. नहीं, आप अपने आप भी तो आपको पता है. इवैल्यूएशन. टेक्नोलॉजी के पार्ट में थोड़ा वीक था सर. आई थिंक हरियाणा पे आई सेटिस्फाइड योर झील से. और वैसे सर कुछ सवाल आपसे इसलिए पूछे जाते हैं कि ये देखा जाए कि अगर आप गलती करते हैं तो आप बिहेव कैसा करते हैं. Yes, कुछ sir. एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि यार सारे सवालों के जवाब आने चाहिए, पर कुछ इसलिए पूछे जाते हैं कि गलत तो सब हर कोई नहीं जानता है, तो जब गलती करता है तो कैसे बिहेव करता है, इसलिए पूछे गए थे आपसे वो सवाल. खैर, कुछ चीजें हैं. आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है. यू आर अ वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट. बट कुछ ना फिक्सेबल चीजें हैं, कुछ आपसे कुछ मिस्टेक्स हैं जो फिक्सेबल है, फिक्स हो जाएंगी. और बहुत छोटा सा इंटरव्यू किस दिन है आपका? सर 1 November, 1 February. फर्स्ट वेब, ठीक. वो फिक्सेबल सी बहुत चीजें हैं, easy है. वो सर आपको बताएंगे. एक तो भाई ग्रूमिंग थोड़ा सा ये सर है ना, ग्रूमिंग जरूरी है थोड़ा. सर मैंने ड्रेस भी अकॉर्डिंग हाँ, dress भी मैं according लाइब्रेरी से सीधा आया हाँ, था. नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे. लेकिन आपको हमारा फर्ज है आपको बताना. थैंक यू ठीक है, आपने ग्रूमिंग पे काम करना है अपने लिए थोड़ा. उसके अलावा जो है वो आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी ऑप्शनल की भी इसमें. और मैं एक बात बताऊंगा कि यहाँ पे ऑप्शनल तो मेरे को लगता नहीं इतना ज्यादा ये आपको करेंगे, ना ही इन टॉपिक्स पे जाएंगे जो सर ने पूछे. वो मैंने आपको बताया, जो सर ने भी बताया कि वो तो हम यहाँ चेक करते हैं कि अगर पर्सन कोई भी उसमें अगर स्ट्रेस वाली पोजीशन में आता है तो एक तो स्ट्रेस नहीं लेना. Yes, sir. आपने यूपीएससी का भी दिया कुछ? सर 5 लिखे हैं मैंने, अभी 3 मेंस लिखे हैं सर कंटिन्यूसली. कंटिन्यूसली 3 लिखे हैं. यस सर. इंटरव्यू कॉल नहीं आई. नहीं सर. अच्छा. हाँ, आनी चाहिए थी वैसे हमारे हिसाब से. हमारे साथ. हमारे हिसाब से. मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, जस्ट बता दूं उसका आंसर. यस सर. जो मिलिट्री का म्यूजियम है ना, वो मुंबई में है, आरबीआई की बिल्डिंग में. अभी मैं कुछ दिन पहले वहाँ विजिट किया. Thank you, sir. मुझे सारा बताया कि पहले क्या चीज यूज होती थी, किसके नोट्स किस मेटल से बनते थे, और ये सारे कभी जाओ तो देखना, अच्छा लगा मुझे. तो अभी जो यहाँ पर है, एक तो आपने यही करना है, दूसरा आपने कॉन्फिडेंस से स्माइल के साथ में हरियाणा रिवाइज कर लेना है. बाकी आपका अच्छा है, यू आर गुड. हाँ, वेरी और जो आंसर क्वेश्चन पूछा जाए, कोशिश करो टू द पॉइंट आंसर, ज्यादा ठीक है. लंबा नहीं. हाँ. अदरवाइज यू आर गुड. Very good. नॉलेज है आप में, पर हमने ना वहाँ पर टू द पॉइंट देना है हमसे. ठीक है सर. नहीं, आपका काफी अच्छा था, वेरी नाइस. काफी अच्छा है. अगर मैं इफ आई एम द मेंबर, यू आर राइट नाउ सिलेक्टेड. थैंक यू सर. आप तीनों की यही ऑब्जर्वेशन है कि आप बहुत अच्छा गए. थैंक यू तो सर. बहुत लाइक मेरे हिसाब से तो आप यूपीएससी मटेरियल हो भाई प्योर. थैंक यू सर. वेरी नाइस, यू आर गुड. आपने सिंपली जो करना है, एक बार हरियाणा को और अच्छे से रिवाइज कर लो, 1 तारीख तक जितना कर सकते हो. अपनी ग्रूमिंग पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना, अच्छे से जाना, और विद स्माइल, विदाउट एनी स्ट्रेस में नहीं रहना. यस. कॉन्फिडेंस जैसे ना आपका मतलब ये नहीं सोचना कि यार मेरे को यूपीएससी से कॉल नहीं आई तो यहाँ पे और यहाँ पे. नहीं सर. ये आपका मेरे हिसाब से तो ये आपकी डन डील होनी चाहिए. एंड वी विल बी हैप्पी टू Thank you, sir. गेट अ कॉल फ्रॉम यू कि सर मिठाई लेके आ रहा हूँ. या मिठाई लेके कॉल करूं सर. हाँ, मिठाई लेके कॉल करके बिल्कुल नहीं, भगवान करेगा अच्छा होगा. Thank you, sir. यू हैव ऑल द रिक्वायरमेंट थिंग्स, ऑल द थिंग्स आर लाइक आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, और अपनी आपका- फिटनेस को बनाए रखिए. हाँ. और जैसे सर ने बताया, एक चीज आप देख लीजिएगा कि कुछ नहीं आता है तो सब कुछ तो सबको नहीं आता है. तो हम उसमें अगर स्ट्रेट अवे सॉरी भी बोल देंगे कोई 2 क्वेश्चंस में तो कुछ गलत नहीं है. ठीक है, हमें जो नहीं पता उसको हम थोड़ा मिस रिप्रेजेंट ना करें, क्योंकि कई बार सामने वाला वो उसी बात पे लपेटने लग जाता है, राइट? कि नहीं आता कोई बात. एक चीज नहीं आई तो बात खत्म होगी, सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक, है ना? तो इतना कर देना, बाकी आप यू आर गुड, यू आर वंडरफुल. यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट. Thank you, sir. थैंक यू सर. इंटरव्यू के पहले, इंटरव्यू के बाद हमारी किसी भी तरह की जरूरत हो, डू गिव अस अ कॉल एनी टाइम. वी आर हियर फॉर यू ऑलवेज, एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस, and we wish that you should be like one of
the main person in the list. Okay, sir. Single digit rank. Single digit rank we are Thank you, sir. expecting, right? All the best. Thank you, sir.